हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेटेस्ट अपडेट है जो कि स्टॉक की रेटिंग्स एंड टारगेट्स वगैरह को लेकर है। एक बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा स्टॉक के अंदर कुछ रेटिंग एंड टारगेट वगैरह दी गई है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, टेक्निकल्स, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, एक नामी ब्रोकरेज फर्म, बेसिकली डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है जिनका नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा इस स्टॉक के अंदर बाई की रेटिंग दी गई है एंड टारगेट प्राइस यहाँ पर दी गई है 350 की। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिव है। नाम तो भली भांति आपको पता होगा ही ब्रोकरेज फर्म का, याद भी होगा कि क्या कांड किए थे इन्होंने। स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ये जो ब्रोकरेज फर्म है ये काफ़ी ज़्यादा चुभता है। जब से इन्होंने मज़गांव डॉक एंड जीआरएसी के ऊपर अपने रेटिंग्स एंड टारगेट्स दिए थे कि 70% प्लस की गिरावट आ सकती है इन स्टॉक्स के अंदर, तब से रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा चुभने लगा है ये ब्रोकरेज फर्म। ठीक है, इस बार की बात करें तो बेल के अंदर रेटिंग एंड टारगेट्स वगैरह दी गई है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव तौर पे दी गई है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के तरफ से बाई की रेटिंग दी गई है बेल के अंदर और टारगेट प्राइस 350 की रखी गई है। अगर हम करेंट प्राइस से 350 की बात करें तो देखो, करेंट प्राइस है 283 के अप्रोक्स। तो 283 से 350 तक की अगर हम बात करें तो लगभग ये 23% की गेन होगी। अब दोस्तों देखो, ये जो रेटिंग एंड टारगेट दी गई है स्टॉक के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, ये रिसेंटली दी गई है, लगभग 1-2 दिन पहले ही दी गई है जब स्टॉक की प्राइस 296 के अप्रोक्स थी। ठीक है, और जब से इन्होंने रेटिंग एंड टारगेट दिए हैं तब से तेजी तो दूर की बात है, स्टॉक के अंदर हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। भले ही रीजन कुछ और हो, लेकिन गिरावट ही देखने को मिल रही है। अब देखो, ऐसी भी बात नहीं है कि गिरावट आ रही है, तेजी की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की गई थी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, तो अब इस फर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात हो गई। जी नहीं, ये जो ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं ये अपने रेटिंग्स एंड टारगेट्स वगैरह को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अभी इन्होंने बाई की रेटिंग दिए हैं, हो सके तो तुरंत से आगे चलकर ये सेल की रेटिंग दे दे, होल्ड की रेटिंग दे दे, और जो टारगेट्स दिए हैं इसे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये रेगुलरली इस प्रकार की छेड़छाड़ करते ही रहते हैं। लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि इनके रेटिंग्स के अनुसार हम कोई फैसले ले। ठीक है, ये जो ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं मैक्सिमम हमें उसी प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं ब्रोकरेज फर्म्स के द्वारा कि अपने फ़ायदे के लिए ये लोग कुछ भी रेटिंग्स और टारगेट्स वगैरह दे देते हैं। और इसमें नुकसान किनका होता है? जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका। जैसे यहाँ पर देखो, बाई की रेटिंग इन्होंने दे दी है। ठीक है, लोगों ने यहाँ पर बाइंग करना स्टार्ट किया और फिर स्टॉक के अंदर गिरावटें आ गई। ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ पर बाइंग किया होगा इनकी रेटिंग को देखकर, इनकी टारगेट को देखकर, उनको तो लॉस हो गए, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। और जब ये लोग सेल की रेटिंग देते हैं और टारगेट दे देते हैं डाउन साइड की कि स्टॉक 70% 80% तक भाई गिरने वाला है, रिटेल इन्वेस्टर्स घबरा कर बेच देते हैं। ठीक है, और उतना गिरता भी नहीं है स्टॉक, रिटेल इन्वेस्टर्स बेचते हैं, स्टॉक के अंदर कुछ गिरावटें आती है, 70-80% नहीं, 20-30% 40% इस प्रकार से गिर गई और वहाँ पर से ये जो ब्रोकरेज फर्म है ये माल उठा लेते हैं। नुकसान हो जाता है छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स का। इसलिए कहता हूँ, सुनो यार, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी की मत सुनो, सुनो सबकी, बस करो अपनी। ठीक है, अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस होनी जरूरी है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तभी आप एक सफल निवेशक बन पाओगे, है ना। अभी यहाँ पर वही चीज़ें हमें देखने को मिली कि 1-2 दिन पहले ब्रोकरेज फर्म के द्वारा स्टॉक के अंदर बाई की रेटिंग दी गई, टारगेट दी गई 350 की, लेकिन स्टॉक के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिल रही है।
पिछले 2 दिन से। और यहाँ पर अगर इस चीज़ को देखकर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो उनको तो लॉस हो रहे होंगे। ठीक है। वैसे देखो अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी यार बढ़िया है। अभी हम सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो देखो कहने का मेरा मेन मोटिव यही है कि बस न्यूज के बेसिस पे ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर देना है। आपको अपनी स्टडी एनालिसिस करनी ज़रूरी है। जब तक सही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है बाय या सेल से रिलेटेड, तब तक ऐसी कोई भी डिसीजंस नहीं लेने हैं सिर्फ दूसरों के कहे सुने में आकर। ठीक है। अब चलो थोड़ा यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज एंड वैल्यूएशन वगैरह को डिस्कस करते हैं। तो 2,07,305 करोड़ की मार्केट कैप है फिलहाल। स्टॉक पी 48.9 की। फिर यहाँ पर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 67.8 की है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी कम है, चलो ठीक है। अगर यहाँ पर हम मीडियन पी से कंपेयर करें तो 5 ईयर्स का मीडियन पी है 23.2 के अप्रोक्स। तो मीडियन पी के मुकाबले में स्टॉक की पी ओवरऑल हमें ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी कम है, चलो ठीक है। पीजी रेशियो की बात करें तो ये यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 3.05 का है। तो इस हिसाब से देखें तो स्टॉक की जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, ओवर वैल्यूड है। अगर हम पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर यहाँ पर हम इंडस्ट्री पी एंड स्टॉक पी के बीच कंपेयर करके बात करें तो चलो ठीक है। अब यहाँ पर आरओसी एंड आरओई के परसेंटेज की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है, 34.6% और 26.3%। फिर यहाँ पर हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 51.1%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। करेंट प्राइस 284 की, 52 वीक हाई 340 और लो है 127 की। बुक वैल्यू 22.3 रुपये की। फिर यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो 62.5 करोड़ और डेप्ट टू इक्विटी 0.00, कुछ खास डेप्ट नहीं है। और डेप्ट के मुकाबले में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 4015 करोड़ की फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास। तो ईजिली कंपनी जब चाहे तब अपने फ्री कैश के माध्यम से अपने कर्ज से मुक्त हो सकती है। तो इसलिए हम इसे ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री मानकर चल सकते हैं। डिविडेंड यील्ड 0.78%, फेस वैल्यू 1 रुपये की, ईपीएस है 5.8 रुपये की। फंडामेंटल्स की ओवरऑल बात की जाए तो चलो बढ़िया है। एंड वैल्यूएशन यहाँ पर हमें एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है फिलहाल। एंड उसके बाद यहाँ पर हम सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर सेल्स के अंदर हमें काफ़ी बेहतरीन कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों में। 17,734, फिर 20,268 और फिर 20,979, चलो ठीक है। यहाँ पर ओपीएम के परसेंटेज की बात करें तो ओपीएम की परसेंटेज चलो ठीक है यहाँ पर बढ़ रही है। एंड उसके बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, 2986 करोड़, फिर 3985 करोड़ एंड उसके बाद 4238 करोड़, चलो बढ़िया है। फिर यहाँ पर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ के अंदर हमें बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। डबल डिजिट के साथ में कंपनी की सेल्स ग्रोथ रही है पास्ट में, देख सकते हो यहाँ पर 12%, 11%, 13% और 16%। अब देखो ये जो परसेंटेज है ये ना ही बहुत ही अच्छी है और ना ही बहुत ही बेकार है, एवरेज टाइप से हम इसे मानकर चल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को भी डिस्कस करते हैं। तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर सेल्स ग्रोथ के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हमें देखने को मिल रहा है, 15%, 16% और फिर इधर देखो पास्ट 3 ईयर्स एंड टीटीएम में 24%, 34%। अगर इस प्रकार की होती तब तो यार बहुत ही लाजवाब होती। लेकिन दोस्तों देखो लार्ज कैप जो कंपनीज होती हैं जनरली लगभग सभी लार्ज कैप कंपनीज में हमें इस प्रकार की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज देखने को मिलती है। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लार्ज कैप के अलावे मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें तो वहाँ पर हमें एटलीस्ट 20 to 25% की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज मिलनी ही चाहिए, ठीक है, वरना रिस्क लेने का वहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ भाई। इसके अलावा एक्सेप्शनली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लार्ज कैप के अंदर कोई कंपनी ऐसी है जिनकी मार्केट कैप कम है,
लाइक यहाँ पर मझगांव डॉक की बात करें तो इसके मुकाबले में यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की जो डेटा है ये मझगांव डॉक के अंदर ज़्यादा बेटर हमें देखने को मिल जाता है। इस वजह से पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर मुझे लार्ज कैप्स के साथ चलना है तो मझगांव डॉक मुझे ज़्यादा बेटर लगता है औरों के मुकाबले में। ठीक है, बाकी और भी पैरामीटर्स हैं किसी भी स्टॉक को चूज करने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा को देखकर ही इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है। देख सकते हो यहाँ पर पास्ट 10 ईयर्स में 30% के CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, पास्ट 5 ईयर्स में 51% के CAGR से, पास्ट 3 ईयर्स में 63% और 1 ईयर में 98%। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी बहुत ही बेहतरीन है। एंड उसके बाद यहाँ पर बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर हम कैश रिजर्व की अगर बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है और कैश रिजर्व कंपनी की जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही है। देख सकते हो फिलहाल कैश रिजर्व है कंपनी के पास 15,595 करोड़ की। चलो ठीक है, और कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो मात्र 63 करोड़ की बोरोइंग्स है, मतलब कर्जे कुछ खास नहीं है और कैश रिजर्व काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। फिर यहाँ पर टोटल एसेट्स की बात करें तो एसेट्स भी कंपनी की कंटिन्यूसली बढ़ रही है। चलो अच्छी बात है, फिलहाल 39,524 करोड़ के एसेट्स हैं। एंड चलो आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी टाइम से प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं वो हमें एकदम स्टेबल टाइप से देखने को मिल रहे हैं 51.14% पर। एंड यहाँ पर अगर हम FIIs की बात करें तो FIIs की तरफ से लगातार हमें ट्रिम होते हुए मिल रहे हैं देखने को। ठीक है, देख सकते हो 17.77%, फिर 17.56%, फिर 17.43% जून क्वार्टर में। उसके बाद यहाँ पर हम DIIs की बात करें तो DIIs की तरफ से भी लगातार यहाँ पर हमें ट्रिम देखने को मिल रही है 23.37%, 22.63%, फिर 20.62%। तो खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला है यहाँ पर पब्लिक। अब देखो गाइज ये भी ध्यान में रखकर चलना है कि पब्लिक के अंदर सिर्फ हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, कुछ बड़े बड़े एंटिटीज वगैरह भी पब्लिक के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। तो पब्लिक के जो होल्डिंग्स हैं ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं 7.72%, 8.66%, 10.82%। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम FIIs एंड DIIs के परसेंटेज की बात करें तो अभी भी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन अगर ये लगातार घटती है, बहुत ही कम हो जाती है और इसके मुकाबले में पब्लिक की जो होल्डिंग है वो काफ़ी बढ़ जाती है तो वो एक रिस्क हो सकती है। अभी यहाँ पर चीज़ें हमें ठीक ही देखने को मिल रही हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर रिटर्न्स को डिस्कस करते हैं। पास्ट में किस प्रकार से रिटर्न्स बनाकर दिए हैं इस स्टॉक ने। तो पास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो 100% के अप्रोक्स रिटर्न्स बने हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स के। चलो ठीक है, पास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 681% के रिटर्न्स बने हैं। चलो ये भी बढ़िया है, देख सकते हो किस प्रकार से स्टॉक की प्राइस बढ़ी है यहाँ पर, है ना। अगर हम ऑल टाइम की बात करें, मतलब जब से ये लिस्ट हुई है तब से बात करें तो भाई बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर बने हैं। देखो 1,29,013% के रिटर्न्स यहाँ पर बने हैं, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स ऑल टाइम में। ठीक है, और देखो इधर तो ये जो स्टॉक थी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन फिर थोड़ी सी परफॉर्मेंस यहाँ से स्टार्ट हुई है। देखो 2014 से यहाँ तक तेज़ी आई, फिर गिरावटें हमें देखने को मिली एंड उसके बाद जो रैली आई बहुत ही बेहतरीन, देख सकते हो इस प्रकार से। तो रिटर्न्स यहाँ पर मेन तो इसी वक्त से बनते हुए हमें देखने को मिले। यहाँ से देखो इतनी बेहतरीन रैली, है ना। चलो ठीक है, रिटर्न्स तो बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टर्स के यहाँ पर बने हैं। बाकी अगर हम स्टॉक के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट वगैरह की बात करें तो चलो बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पर अगर कोई डिफेंस सेक्टर के अंदर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
मतलब लो रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हम जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। यहाँ पर आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है, ये ध्यान में रखकर चलना। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी, कुछ एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, अब देखो गाइज, स्टॉक की प्राइस इनकी धीरे धीरे बढ़ती है, तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोचने लगते हैं कि यार प्राइस ठीक से नहीं बढ़ रहा है, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। यार देखो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एक दो दिनों की तेज़ी और गिरावट के पीछे क्यों पड़े रहते हो भाई। अगर आपका विजन है मिनिमम 3 साल 4 साल 5 साल इस प्रकार से होल्ड करने का, तो यार 3 दिन 4 दिन 5 दिन या फिर 3 महीने 4 महीने 5 महीने में जो भी फ्लक्चुएशन आती है स्टॉक के अंदर, उनसे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंटरनली कंपनी के अंदर वैसी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आई है तो। ठीक है, अब देखो, अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद आ रही है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने को इच्छुक हैं, तो फिलहाल कैसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है। तो देखो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें जो कि 283 के अप्रोक्स है, एंड यहाँ पर एक सपोर्ट की भी लेवल है, तो सपोर्ट पर फिलहाल ये जो स्टॉक है ये ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की अगर बात की जाए तो लगभग 16% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है। तो अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद है और डिस्काउंट भी पसंद आ रही है तो फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं लार्ज कैप्स के अंदर एटलीस्ट 10 to 15% की डिस्काउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करता हूं, एसआईपीज की शुरुआत करता हूं। अब देखो, इसमें भी एक्सेप्शनल है कि अगर कोई बहुत ही बड़ी कंपनी है जायंट टाइप की, लाइक HUL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, तो उस तरह की अगर कंपनी है तो उसमें 10% चलो मेरे लिए ठीक है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड अगर हम इस टाइप की कंपनी की बात करें जिसकी मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ के अप्रोक्स, 2-3 लाख करोड़ के अप्रोक्स, तो यहाँ पर अगर 15% की डिस्काउंट मिले तो फिर चलो ठीक है मेरे हिसाब से फर्स्ट एसआईपी के लिए, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो चलो बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है फिलहाल इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए। बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर हम फर्स्ट किस्त लगाएंगे एंड उसके बाद अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके भी चल सकते हैं अगर हमें कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है तो। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना है कि ऐड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए सोच समझ कर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है, साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन भी रखना जरूरी है अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो। अब यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, फर्स्ट सपोर्ट तो यही है 284 के अप्रोक्स, एंड उसके बाद यहाँ पर सेकेंड सपोर्ट है ये 264 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 303 और फिर 309 की। फिलहाल ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।